हेलो बच्चों। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सोशल स्टडीज़। आज चंदन सर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ नहीं पढ़ाएंगे, आज पढ़ाएंगे सोशल स्टडीज़। तो चले सोशल स्टडीज को पढ़ने। मैं तो मजाक कर रहा था। सोशल स्टडीज़ हमारे कोचिंग्स के सबसे सीनियर टीचर्स अनिल सर पढ़ाएंगे, तो हम चलते हैं अनिल सर को लाने। टी 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 टी। रोक दो। तो बच्चों, जैसा कि चंदन सर ने कहा, आज हम सोशल स्टडीज़ का जो एक पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस जिसको सिविक्स भी कहा जाता है, उसका पहला टॉपिक जो पावर शेयरिंग है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पावर शेयरिंग, सबसे पहले बच्चों पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग इतना महत्वपूर्ण है क्यों? वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि हम कोई भी देश का उदाहरण लें, इंडिया का लें, यूएसए का लें, यूनाइटेड किंगडम जिसको इंग्लैंड कहते हैं, छोटा सा देश बेल्जियम, सभी देशों में डाइवर्सिटी है। वो डाइवर्सिटी इथनिक हो सकता है, वो डाइवर्सिटी कास्ट का हो सकता है, वो डाइवर्सिटी रिलीजियस हो सकता है, लैंग्वेज का हो सकता है, रीजनल हो सकता है, कई प्रकार के हैं। और जितने भी डाइवर्सिटी है, दे ऑल वांट टू बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पावर। क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो है, राजनीतिक जो सत्ता है, वो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारे देश की पॉलिटी को, हमारे देश की पॉलिसीज को, हर चीज़ को पॉलिटिकल पावर वो डिसाइड करता है, वो निर्धारित करता है। हमारा जीवन में ईज ऑफ बिजनेस होगा, ईज ऑफ लिविंग होगा, यह हमारे सरकार के क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और उस सरकार का पार्ट हर कोई बनना चाहता है। जो भी सेक्शन समाज में होते हैं वो सभी चाहते हैं कि हमारे तरफ से लोग उसमें जुड़ें। जब कोई मंत्रिमंडल का गठन होता है तो लोग देखते हैं मुख्यमंत्री किस क्षेत्र का है, किस लैंग्वेज ग्रुप का है, किस कास्ट का है, कौन सा इथनिक का है। फिर उसके मंत्री जब शपथ लेते हैं तो मंत्री अलग अलग सोशल ग्रुप के रिप्रेजेंट करते हैं। यह मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इसको सुनिश्चित करते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट सेगमेंट सेक्शन छूट न जाए। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल बेल्जियम का लें। बेल्जियम कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। हरियाणा जैसा उसका एरिया है और हरियाणा से कम पॉपुलेशन है। तो इसके हम तुलना बेल्जियम का अपने देश के हरियाणा से कर सकते हैं, जो हमारा एक स्टेट है। हरियाणा कोई कंट्री नहीं है, एक स्टेट है। उससे भी छोटा देश है पॉपुलेशन में, एरिया लगभग समान है, फिर भी वहाँ भी डाइवर्सिटी है, वहाँ भी प्रॉब्लम। कैसे प्रॉब्लम हुआ? पहले हम ये देखें कि उसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है। तो नेबरिंग कंट्रीज अब देखिए, नॉर्थ में, एक्सट्रीम नॉर्थ में नीदरलैंड है, उसके बाद हम देखें थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में तो जर्मनी है। नीचे अगर हम देखें, नीचे अगर देखें बच्चों
तो जो साउथ ईस्ट है उसमें लग्जमबर्ग है। ये स्पेलिंग पर बच्चों ध्यान देंगे। और अगर हम एक्सट्रीम साउथ में देखें तो एक बड़ा देश जर्मनी जैसा ही फ्रांस है। अगर हम इसका नॉर्थ में वेस्ट में देखें तो वेस्ट में कोई कंट्री नहीं है, वहाँ एक सी है जिसको नॉर्थ सी कहा जाता है। तो ये उसके भौगोलिक जो है लोकेशन यूरोप में कहाँ है उसका हम अभी वर्णन देख रहे थे, जिससे क्लियर हो जाए कि उसके आसपास के देश कौन कौन हैं। और यही फ्रांस और नीदरलैंड, मुख्य रूप से इन्हीं दो देशों के लोग वहाँ हैं जो वहाँ गए होंगे कभी। और थोड़ा सा जर्मनी के लोग हैं। जर्मन पॉपुलेशन भी 1% है। अब हम इसका देखें बच्चों, इतना अगर समझ गए आप तो इसका हम पॉपुलेशन का वहाँ कंपोजिशन को देखने का प्रयास करें कि आखिर पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है, क्या कितने इथनिक ग्रुप वहाँ हैं, किस प्रकार की डाइवर्सिटी है। देखिए बच्चों, सबसे बड़ा जो ग्रुप है पॉपुलेशन का, इथनिक ग्रुप जिसका लैंग्वेज अलग है, वो है डच स्पीकर्स। और आप जानते हैं कि नीदरलैंड की भाषा क्या है, डच है। पहले उसको नीदरलैंड को हॉलैंड कहते थे बच्चों। स्पष्ट है कि कभी न किसी जमाने में वहीं के लोग बेल्जियम में आके बसे होंगे। ये कितना है बच्चों, ये 59% है, मेजोरिटी है इनका। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सेक्शन है पॉपुलेशन का बच्चों, वो फ्रेंच स्पीकर का है। ये वहां 40% है, माइनॉरिटी में है लेकिन फिर भी संख्या इनकी अच्छी है। और तीसरा जो वहाँ एक सेक्शन है वो जर्मन स्पीकर्स का है। वो मात्र 1% है। यही 3 इथनिक या लैंग्वेज ग्रुप हैं वहाँ बच्चों। समस्या किस में हुई, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई टेंशन कहाँ इरोज हुआ, उसका कारण क्या था? तो बच्चों अभी हमने देखा उसके नेबरिंग कंट्रीज, जिससे हम समझ सकें बेल्जियम का लोकेशन यूरोप में कहाँ है, उसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज का बहुत बड़ा प्रभाव होता है किसी भी देश में। इस बात को समझिए बच्चों। दूसरी बात है कि हमने वहाँ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को समझने का प्रयास किया। तो ये जो कंपोजिशन हमको क्लियर कर दिया कि वहाँ कौन कौन इथनिक या लैंग्वेज ग्रुप या कोई कास्ट ग्रुप, किस तरह के लोग वहाँ डाइवर्सिटी में हैं। इससे डाइवर्सिटी बच्चों क्लियर हो जाता है। अब हम बच्चों इतना जब समझ गए तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या था। What was the main cause of conflict between the Dutch and the French? तो इन चीजों को हम समझ लेंगे तो किसी भी देश के समस्या के बारे में हम समझेंगे। क्यों ये पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हमारा समाज भी डाइवर्सिटी में, कोई भी समाज ऐसा नहीं है कि एक तरह के लोग रहते हैं। आप कहेंगे कि भाई अमेरिका की उदाहरण दीजिए सर, तो यूएसए में आप सबसे बड़ा ग्रुप तो है, एक तरफ ब्लैक्स और एक तरफ वाइट्स,
दोनों में इकोनॉमिक से लेके बहुत बड़ा गैप है, सब कुछ का गैप है। वहां भी टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह पर है। इसके अलावा भी और भी अनेक देशों से अमेरिका में लोग गए हैं, वो भी छोटे छोटे डिवीजन में बंटे हुए हैं। कोई रूस से गए हैं, इंडियन लोग भी काफी संख्या में वहां पहुंच गए हैं। 10 लाख से ऊपर की संख्या इंडियन की वहां पर है। आप देखिए कि इंडियन जो लिंक हैं, वो एक महिला अभी वहां उपराष्ट्रपति बनी है, वाइस प्रेसिडेंट बनी है। किसी भी देश में देखेंगे डाइवर्सिटी है, और कैसे उस डाइवर्सिटी को मैनेज करते हैं, इसको देखना है। इसको देखने के बाद ही हम अपने देश में भी, अगर आप लीडरशिप में कभी आएंगे, कभी प्रशासन में आप आएंगे बच्चों, तो आप मैनेज कर सकेंगे, डाइवर्सिटी को समझ सकेंगे, लोगों की एस्पिरेशन, ड्रीम और यह इच्छा कि हमारा भी शेयर हो, पार्टिसिपेशन हो। इससे आप उबेंगे नहीं, गुस्से में नहीं होंगे, इसको समझेंगे क्यों ऐसा चाहता है। हर एक की ललक होती है, हर सेक्शन का हमारा अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन हो, शेयर हो, पॉलिटिकल पावर हो, क्योंकि पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ज़्यादा वार्ड मेंबर हो, हमारा ज़्यादा मुखिया हो, हमारा ज़्यादा एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, ये इच्छा रखना डेमोक्रेसी में बच्चों कोई गलत चीज नहीं है। अब देखिए वहाँ कॉन्फ्लिक्ट का, टेंशन का कारण क्या था, जो 1950-60 में जो वहाँ टेंशन हुआ बच्चों, उसको हम समझें। तो हम काउज को देखेंगे बच्चों, क्या काउज रहा। सबसे बड़ा कानून जो मजबूती में है वो क्या है, पुअर है, बैकवर्ड है। अब देख लीजिए झगड़ा का कारण कोई लैंग्वेज का कारण नहीं था बच्चों, झगड़ा का कारण क्या देख लीजिए, यही बस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। क्या इसको हम नाम देंगे, इकोनॉमिक गैप या डिस्पैरिटी। सबसे बड़ा कारण यही था, जिसको इकोनॉमिक गैप भी हम कहते हैं। दोनों में इकोनॉमिक गैप था, कोई ज्यादा बटर ऑप्शन बने हुए थे, आगे जमीन थी, मकान था, पैसे थे, और इनमें ज्यादातर गरीब थे। हर समाज में ऐसा होता है बच्चों। अमेरिका का भी हमने एग्जाम्पल दिया, पुअर लोग जो ब्लैक थे कितना आंदोलन किए, बस सैकड़ों वर्षों तक लड़ते रहे कि हमें इक्वल राइट दो। आप जानते होंगे बच्चों, अमेरिका में, अमेरिका के जो गांधी कहे जाते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आप सब जानते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कितना संघर्ष किए, इसलिए नहीं कि हमें रिजर्वेशन दे दो, हम गरीब हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें भी वोटिंग राइट दो, हमें भी इक्वल राइट दो। इक्वल राइट के लिए बच्चों को चिल्ला रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे। कभी उन्होंने रिजर्वेशन नहीं मांगा कि हमारे लिए अलग से व्यवस्था दो, या व्हाइट लोगों की संपत्ति छीन करके हमको दे दो, बस हमें बराबर का अधिकार दो, हम भी वोट दे सकें, हमें भी इक्वल राइट दो। इसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे। उन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो स्ट्रगल था, मूवमेंट था बच्चों, आप जानते हैं हिंसक नहीं था। गांधी जी इसीलिए जाने जाते हैं अहिंसा के लिए। तो वो उनका भी मूवमेंट बच्चों अहिंसक आंदोलन, नॉन वायलेंट मूवमेंट। वो कोई मार काट करना नहीं चाहते थे, खून खराबा नहीं, वो पीसफुल आंदोलन वो चला रहे थे। इसी प्रकार आप देखिए नेल्सन मंडेला, वो गांधी जी अफ्रीका के कहे जाते हैं, अफ्रीका के गांधी।
ये सभी नॉन वायलेंस में विश्वास करते हैं। अब देखिए यहाँ की समस्या हम देखिए, पहले तो अब समस्या हम समझ गए बच्चों कि क्या समस्याएं थी। एक सेक्शन आगे बढ़ा हुआ था, इसके पास जमीन की जायदाद थी। आप बच्चों अपने ही देश में देख लीजिए, जिसको कहा जाता था शेड्यूल कास्ट, जिसको कहते हैं संविधान में, गांधी जी उसको हरिजन नाम दिए थे। और पुराने लोग, पहले के लोग उनको निम्न कास्ट के लोग भी कहते थे, जो कहना ठीक नहीं है। कास्ट के आधार पर कोई निम्न नहीं होता है, कर्म के आधार पर कोई निम्न होता है। हमारे यहाँ वाल्मीकि, जिनको उसी शेड्यूल कास्ट में माना जाता है, उन्होंने ही सबसे पहला रामायण लिखा। कर्म के आधार पर उनको महर्षि कहा गया, महर्षि वाल्मीकि। उनसे शिक्षा राम भी लिए, भगवान राम भी। भारत में ऐसा कुछ नहीं था कि वो नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा। भारत में ऐसे, प्राचीन भारत में कोई भी राजा नहीं हुए, बड़ा बड़ा राजा, जो किसी ऊंचा जाति के थे। अब देखिए मौर्य काल, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य मोर पालने के वंश के थे, और वो राजा बने, सबसे बड़ा राजा बने, पहला राजा बने जो भारत को एक किए। तो एक कर्म के आधार पर हमारे यहाँ था कि किसी को क्षत्रिय कह दो, किसी को ब्राह्मण कह दो। लेकिन आगे चल करके ये कास्ट में बदल गया, और वहीं से टेंशन शुरू हुआ। जब डेमोक्रेसी आता है तो नेता लोग को वोट करता है। बेल्जियम में भी हुआ होगा, डेमोक्रेसी आया, बेल्जियम के नेता लोग कहते होंगे डचों को, तुम्हारे पास जमीन क्यों नहीं है, तुम्हारे पास कार क्यों नहीं है, तुम्हारे पास धन दौलत क्यों नहीं है, इन लोगों के पास क्यों है, ये तुम्हारे ही पूर्वजों से छीन लिए होंगे। झगड़ा लगवा दिया। इतिहास में कोई जाना नहीं चाहता, किसको फुर्सत है उतना अध्ययन करने का कि क्यों ऐसा होता है। एक सेक्शन पीछे रह जाता है। अगर ये भारत में होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन दुनिया के हर एक देश में ऐसा होता है। आप मुस्लिम समाज में देखिए, एक का नाम है पसमंदा मुसलमान, मतलब बैकवर्ड मुसलमान, उनको रिजर्वेशन भी हर जगह है। तो ऐसा हो जाता है हर एक धर्म में, हर एक देश में, हर एक क्षेत्र में, हर एक लैंग्वेज ग्रुप में इस तरह का हो जाता है। एक ही जाति के लोग में सभी में संपत्ति बराबर नहीं होती है, कोई भूमिहीन हो जाते हैं, सबका शौक अलग अलग है। लेकिन वोट के समय जब नेता किसी को उस्का देते हैं, लड़ा देते हैं, किसको इतना इतिहास भूगोल समझने का फुर्सत है। वो लड़ जाते हैं, वो कहने लगते हैं कि हमारा ही हक तुमने छीना होगा, तुम्हारे पूर्वज छीने होंगे, और लड़ाई शुरू हो जाती है। तो बच्चों, यही बेल्जियम में हुआ होगा। वहाँ भी डेमोक्रेसी में नेता लोग आए होंगे और लोगों को बोले होंगे कि तुम्हारे पास संपत्ति क्यों नहीं है, जमीन क्यों नहीं है, तुम धनवान क्यों नहीं हो, ये कम संख्या वाले रिच क्यों हैं, बेटर ऑफ क्यों हैं, तुम्हारा ही पूर्वज से छीने होंगे, तुम लड़ो, सड़क पर आओ, इनसे जमीन छीनो। इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नेता लोग हर देश में पैदा करने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो 1950s 60s में झगड़ा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसका निदान लोग करने का कैसे प्रयास किए बच्चों। अब सॉल्यूशन के प्रति हम ध्यान दें, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला गया।